नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान की। देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये तो वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जिस पर हमारा पूरा देश चलता है। तो चलिए, आज इसी ब्लूप्रिंट की परतों को खोलकर देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। कभी सोचा है, 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग और उन सबके लिए सिर्फ एक रूल बुक। सवाल ये है कि ये काम करती कैसे है, कैसे ये पक्का करती है कि देश की इतनी बड़ी मशीनरी बिना रुके ठीक से चलती रहे। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझेंगे, फिर इसके मेन प्लेयर्स से मिलेंगे, उसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच पावर का बैलेंस कैसे बनता है वो जानेंगे, फिर सिस्टम के वॉचडॉग्स यानी प्रहरियों की पड़ताल करेंगे और आखिर में हम राइट्स, रूल्स और रीजन्स पर भी एक नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, द नेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हमारे देश का ऑपरेटिंग सिस्टम। जरा ऐसे सोचिए कि हमारा संविधान कोई पुरानी धूल फांकती हुई किताब नहीं है। नहीं, ये तो एक लाइव सॉफ्टवेयर है जो लगातार देश को चला रहा है। यही है इसका असली डायनामिक ब्लूप्रिंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कंप्यूटर का ओएस उसके सारे पार्ट्स को काम करने के लिए नियम देता है, हमारा संविधान भी सरकार की पूरी मशीनरी को पावर और डायरेक्शन देता है। मतलब ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के लिए एक बेसिक प्रोग्रामिंग कोड की तरह है। अब देखिए, हर ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कुछ यूजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स तो होते ही हैं। तो अब वक्त है इस सिस्टम के की प्लेयर्स यानी मुख्य किरदारों से मिलने का। ये वो लोग और संस्थाएं हैं जो असल में संविधान को जमीन पर लागू करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि संविधान खुद इनको बाहरी दबाव से प्रोटेक्ट करता है ताकि ये अपना काम बिना किसी डर के कर सकें। और यहीं पर हमारे सिस्टम का एक कमाल का डिजाइन देखने को मिलता है। केंद्र और राज्य दोनों लेवल पर एक जैसी पैरेलल भूमिकाएं बनाई गई हैं। जैसे सेंटर में सरकार के लिए अटॉर्नी जनरल हैं, तो वैसे ही स्टेट्स के लिए एडवोकेट जनरल। दोनों ही अपने अपने लेवल पर सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार हैं। और हाँ, एक बहुत खास बात, ये पार्लियामेंट या विधानसभा में बोल तो सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। क्यों? ताकि ये पॉलिटिकल पक्षपात से बिल्कुल दूर रहें। अच्छा, अब एक बड़े ही दिलचस्प लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर या प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत। आर्टिकल 310 ये कहता है कि सिविल सर्वेंट्स प्रेसिडेंट या गवर्नर के प्रसाद तक ही अपने पद पर रहते हैं। अब सीधे शब्दों में इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरी में सरकार जब तक चाहे तभी तक वो पद पर है, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। और ये कंसेप्ट हमने ब्रिटिश सिस्टम से लिया है। लेकिन रुकिए, ये सिद्धांत पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है। संविधान का आर्टिकल 311 सिविल सर्वेंट्स को दो बहुत जरूरी सेफगार्ड्स या कह ले कि सुरक्षा कवच देता है। पहला, किसी भी अफसर को वो अथॉरिटी नहीं हटा सकती जो उसे अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी से रैंक में नीचे हो। और दूसरा, हटाने से पहले एक प्रॉपर इंक्वायरी होगी और उस अफसर को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। देखिए, फ्री और फेयर इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेसी की जान होते हैं ना, और इसी को पक्का करने के लिए हमारा संविधान इलेक्शन कमीशन को एक बहुत मजबूत कवच देता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना, अरे ये उतना ही मुश्किल है जितना कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना। और तो और, अपॉइंटमेंट के बाद उनकी सर्विस कंडीशंस को उनके खिलाफ बदला नहीं जा सकता। ये सब क्यों? ताकि वो बिना किसी दबाव के पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकें। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पर। और अब हम देखेंगे कि ये ब्लूप्रिंट्स सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर को बैलेंस कैसे करता है। यही तो इंडियन फेडरलिज्म की जड़ है, एक बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया बैलेंसिंग एक्ट। तो सवाल है, ये बैलेंस काम कैसे करता है? इसका जवाब मिलता है संविधान के 7वें शेड्यूल में। यहाँ पावर को 3 लिस्ट में बांटा गया है। पहली है यूनियन लिस्ट। इसमें डिफेंस, बैंकिंग जैसे नेशनल मुद्दे हैं जिन पर सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकती है। दूसरी है स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, खेती जैसे लोकल मुद्दे हैं। और फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे कि एजुकेशन, जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर दोनों के कानून में कोई टकराव हो तो सेंटर का कानून ही माना जाए। पता है, हमारा संविधान सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी भारत को एक बनाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है आर्टिकल 301। ये आर्टिकल गारंटी देता है कि पूरे भारत में ट्रेड और कॉमर्स बिना किसी रोक टोक के होगा। मतलब कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट पर ट्रेड बैरियर नहीं लगा सकता। और इसी से बनता है एक सिंगल यूनिफाइड नेशनल मार्केट।
और इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद का सबसे मॉडर्न और सबसे अच्छा उदाहरण है जीएसटी काउंसिल। ये एक ऐसी बॉडी है जहां सेंटर और सारे स्टेट्स एक साथ बैठकर देश की फाइनेंशियल पॉलिसी पर मिलकर फैसले लेते हैं। और ये जो सहयोग है ना, ये सिर्फ बातों में नहीं है बल्कि मैथ्स में भी दिखता है। जीएसटी काउंसिल में वोटिंग पावर को देखिए। सेंटर के पास है 1/3 वोट और सारे स्टेट्स को मिलाकर है 2/3 वोट। ये डिजाइन ही ऐसा बनाया गया है कि स्टेट्स की आवाज को पूरी अहमियत मिले। और मजे की बात यह है कि कोई भी फैसला पास करने के लिए 3/4 यानी 75% मेजॉरिटी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, न तो सेंटर अकेले कोई फैसला ले सकता है और न ही कुछ स्टेट्स मिलकर। सबको साथ आना ही पड़ेगा। इसी को कहते हैं सहयोग की ताकत। चलिए अब बात करते हैं सिस्टम के वॉचडॉग्स यानी प्रहरियों की। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें सिस्टम को मिसमैनेजमेंट और करप्शन से बचाने और देश के फाइनेंस को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। देखिए, सरकार का पैसा बेसिकली 2 अलग-अलग तिजोरियों में रखा जाता है। पहली है कंसोलिडेटेड फंड। ये सरकार का मेन अकाउंट है। सारा रेवेन्यू, सारा टैक्स यहीं जमा होता है और पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना इससे 1 रुपया भी बाहर नहीं निकल सकता। दूसरी तिजोरी है कंटिंजेंसी फंड। ये प्रेसिडेंट के पास एक इमरजेंसी फंड की तरह होता है ताकि किसी अनफोर्सीन क्राइसिस में तुरंत पैसा इस्तेमाल किया जा सके। अब इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर नजर रखने के लिए 3 बड़े वॉचडॉग्स हैं। पहले हैं CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो सरकार के हर एक पैसे के खर्च का ऑडिट करते हैं। फिर आता है फाइनेंस कमीशन, जो ये सिफारिश करता है कि टैक्स का पैसा सेंटर और स्टेट्स के बीच कैसे बांटा जाए। और तीसरे हैं CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिनका काम करप्शन पर नजर रखना है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम देखेंगे कि हमारा संविधान बदलाव और डाइवर्सिटी को लेकर कितना अडैप्टेबल है। यही बात दिखाती है कि यह सच में एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो देश की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है राइट टू प्रॉपर्टी का सफर। देखिए, 1978 से पहले ये एक फंडामेंटल राइट था, मतलब सरकार इसे आसानी से नहीं ले सकती थी। लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट के बाद इसका स्टेटस बदल गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट है। इसका मतलब ये है कि सरकार कानून की प्रक्रिया अपनाकर विकास के कामों के लिए प्रॉपर्टी ले तो सकती है, लेकिन बिना कानून के नहीं। हमारा संविधान भारत की डाइवर्सिटी की भी पूरी इज्जत करता है, खासकर जब बात ट्राइबल एरियाज की आती है। इसके लिए 2 अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स हैं। एक है 5th शेड्यूल, जो देश के 10 राज्यों के शेड्यूल्ड एरियाज में लागू है। यहाँ एडवाइजरी काउंसिल होती हैं। लेकिन जो 6th शेड्यूल है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू है और ये उन इलाकों को कहीं ज़्यादा ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता देता है। और मेन फर्क यही है, 6th शेड्यूल के तहत जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी ADCs बनती हैं वो इलेक्टेड बॉडीज होती हैं और उनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, यहाँ तक कि जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। मतलब वो अपने कानून बना सकते हैं, उन्हें लागू कर सकते हैं। इसीलिए तो उन्हें अक्सर स्टेट विद इन अ स्टेट भी कहा जाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने 3 बड़ी बातें सीखी। पहली कि हमारा संविधान पावर शेयर करने का एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट है। दूसरी, ये अकाउंटेबिलिटी के लिए इंडिपेंडेंट प्लेयर्स और वॉचडॉग्स तैयार करता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो बदलाव और विविधता के साथ खुद को अडैप्ट कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगर संविधान सच में एक लिविंग डॉक्यूमेंट है तो आज के इस तेजी से बदलते भारत में इसके सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।